10 सीबीएसई बोर्ड में हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों इकाई को हम लोग पढ़े हैं। आज यूनिट 3 में 5वां लेसन जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में। जन संघर्ष और आंदोलन ये आपका चैप्टर है 5 लेसन के रूप में। यूनिट 3 का 4 को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, 4 लेसन तक। आज 5वां लेसन में थोड़ा सा बताना है। आज अंतिम क्लास भी है शायद, इसके बाद गर्मी की छुट्टी, अवकाश, समर वेकेशन होने वाला है आपके विद्यालय में। तो जन संघर्ष और आंदोलन हम लोग पूर्व के पाठों में, लेसनों में यह पढ़ा कि कैसे सत्ता के साझेदारी में लोग हिस्सा लेते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों की जाती है? सत्ता के साझेदारी का उपयोग सरकार के विभिन्न अंग, राजनीतिक पार्टियां, जन समूह, आंदोलन, ये सभी कैसे करते हैं ये हम लोगों ने देखा है। इस लेसन में हम लोगों को यह देखना है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो भी स्वतंत्र नहीं होता। पहले के लेसनों में हमको यह महसूस हुआ हम सभी को कि सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है, और सत्ता के में जो सरकार रहती है उसको अपने शक्तियों का बंटवारा करना पड़ता है। सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जन आंदोलनों में अपनी सत्ता का बंटवारा करना पड़ता है। तो इससे हमें यह लगने लगा था कि सत्ता स्वतंत्र है और सत्ता में हिस्सेदारी बंटाने का जिम्मेवारी उसी का है। लेकिन इस पाठ में हम लोग उलट के देखेंगे कि सत्ताधारी लोग भी स्वतंत्र नहीं होते, उन पर भी अंकुश लगाए जा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां होती है, जन आंदोलन, दबाव समूह आदि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके द्वारा सरकार पर आने की सत्ता पक्ष पर दबाव बनाया जा सकता है और सरकार से अपने अनुसार काम लिए जा सकते हैं। अपने हितों का जो है सो फैसला सरकार द्वारा किया जा सकता है। तो जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने आंदोलनकारी दल हैं, जितने दबाव समूह हैं, इनके अपने विभिन्न हित और नजरिए होते हैं। इन हितों और नजरियों को अनदेखा सत्ता पक्ष नहीं कर सकती है। सत्ता पक्ष को इन विभिन्न हितों और नजरियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और उनके उचित मांगों को मांगते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए, देश में शांति बहाल करते हुए, उनके हितों और नजरियों के अनुसार सरकार जो है सो शासन करती है, अपने संसद में निर्णय लेती है, उस तरह के कानून बनाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष भी स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सरकार बना लिया, जिस पार्टी ने सरकार बना ली, जो सत्ता में आ गई वह स्वतंत्र है, वह मनमाने ढंग से सरकार चलाएगी, अपने मनमाने ढंग से निर्णय लेगी। ऐसा नहीं है। इसके लिए विभिन्न विपक्षी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जन आंदोलन है, दबाव समूह है। जनता बीच बीच में अपने हितों की मांग करती है और इनके सारे दबाव समूह, जन आंदोलन, राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग हित और नजरिए होते हैं और ये अपने हितों और नजरियों के अनुसार सरकार से मांग करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार को इनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कभी कभी
ऐसा भी होता है कि विभिन्न सामाजिक दल या आंदोलनकारी दल या दबाव समूह या राजनीतिक पार्टियों के हित और नजरिए विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विरोध होते हैं। वैसी स्थिति में सत्ता पक्ष की यह जिम्मेवारी बनती है कि इन विरोध मतों वाले हितों और नजरियों के बीच सामंजस्य स्थापित करे और शांति बहाल करके उनकी मांगों को ढंग से मानते हुए शांति बहाल करते हुए देश में शासन करे। तो इस तरह से इसमें हम लोगों को ये देखना है इस अध्याय में कि कैसे जन संघर्ष और आंदोलन जो होते हैं वे सत्ता पक्ष पर नियंत्रण रखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न देशों में कैसे संघर्ष हुए और कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसमें पहला शीर्षक दिया है नेपाल और बोल्विया में जन संघर्ष। नेपाल में और बोल्विया में जन संघर्ष हुए थे और इन जन संघर्षों का क्या उद्देश्य था इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा ऊपर एक टॉपिक पढ़ता आपको याद कराने के लिए दिया है कि 9th क्लास में आप लोगों ने पहले अध्याय में यह देखा था कि पोलैंड में कैसे जन आंदोलन हुए थे और उस जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी क्रम को बढ़ाते हुए इस लेसन में देखिए दिया है नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। ये शीर्षक है आपका, देखिए ध्यान से, नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कैसे आंदोलन हुए। नेपाल एक ऐसा देश है जहां हाल में तीसरे क्रम के देशों में जहां लोकतंत्र की स्थापना हुई उसमें स्थान रखता है। तीसरी बात कहने का मतलब प्रथम जो देश लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किए थे और लोकतंत्र की स्थापना जिन देशों में हुई प्रथम बार उनको प्रथम लोकतंत्र की स्थापना के देश कहते हैं। द्वितीय बार जो आंदोलन हुए उसमें अधिकतर देश जो लोकतंत्र की स्थापना में आए उनको द्वितीय संघर्ष के लोकतंत्र के बहाल वाले देश कहते हैं और नेपाल जो है तृतीय श्रेणी के लोकतंत्र की स्थापना वाले देशों में स्थान रखता है, जहां 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। इसमें दिया है कि अप्रैल 2006 में नेपाल में एक बड़ा जन संघर्ष, एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। तो आंदोलन क्यों शुरू हुआ इसको जानने के लिए हम आगे चलते हैं 1990 के दशक में, जब वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। वहां निर्वाचन हुए थे, विभिन्न राजनीतिक दल कायम हुए थे और विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा था और निर्वाचित सदस्य सामने आए थे। उन निर्वाचित सदस्यों ने संसद की स्थापना की थी, संवैधानिक सभा की स्थापना की थी और जो वहां के राजा थे उस समय तत्कालीन राजा वीरेंद्र, उनको अपनी बातों को मानने के लिए मजबूर किया था। राजा वीरेंद्र ने निर्वाचित जो संविधान सभा थी, जो निर्वाचित सदस्य थे, उनके दबाव को स्वीकार किया और राजा जो है अभी भी संवैधानिक प्रमुख बना रहा, लेकिन उसकी अधिकतर शक्तियों को छीनकर संसदीय सदस्यों को दिया गया। अब राजा नाम मात्र का राजा था, हालांकि वो संविधान का प्रमुख अभी भी बना रहा। इस तरह से 1990 के दशक में नेपाल में कठोर राजतंत्र से, अत्यधिक राजतंत्र से, नेपाल में जो पहले 1990 से पहले कठोर राजतंत्र था, जिसको अत्यधिक राजतंत्र भी कह सकते हैं, पूरा राजतंत्र था,
उसको 1990 के दशक में संवैधानिक राजतंत्र के रूप में बदल दिया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा अभी भी प्रमुख बना हुआ है, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख बना हुआ है। सारी शक्तियों को छीन करके निर्वाचित सदस्यों में दे दिया गया। और इस तरह से 1990 के दशक में वहां पर जो है सो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन राजा अभी भी प्रधान बना हुआ था। तो लेकिन एक शाही परिवार का रहस्यमय कत्लेआम हुआ नेपाल में। इस बीच जब राजा वीरेंद्र ने संसदीय जो चुनाव हुए थे उसमें जो निर्वाचित सदस्य थे, संसद की जो स्थापना हुई थी, उनकी मांगों को मान लिया था, अपना संवैधानिक प्रमुख स्वीकार कर लिया था नाम मात्र का। लेकिन इसके बाद राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाती है राजमहल के रहस्यमय कत्लेआम में। और इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र वहां के राजा बनते हैं, और वह जो ही राजा बनते हैं तो वो जो है सो इस व्यवस्था को, यानी संवैधानिक राजतंत्र को मानने से इनकार कर देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये निर्वाचित संसद जो है इसको हम कैसे भंग करें। इसके लिए उनको एक मौका मिला। उस समय की जो सरकार बनी थी, जो निर्वाचित सदस्य थे, उनके बीच एकता का अभाव था, उनके बीच कमजोरियां थी। उस समय नई निर्वाचित सरकार बने थे, सदस्य बने थे। उन कमजोरियों का लाभ उठा करके राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में उस निर्वाचित सभा को भंग कर दिया और स्वयं पूर्ण रूप से राजा बन बैठे। फिर से राजतंत्र बहाल कर दिया 2005 फरवरी में। इसी याद को लेकर के कि 2006 के अप्रैल महीने में एक जन आंदोलन वहां उठ खड़ा हुआ, और इस जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि राजा की शक्तियों को छीन करके फिर निर्वाचित सदस्यों में दिया जाए, वहां लोकतंत्र की स्थापना हो। इसके लिए जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां वहां थी, 7 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां उस समय थी, उन 7 राजनीतिक पार्टियों में एक संधि हुआ, अलायंस हुआ, और एसपीए के नाम से उसकी घोषणा की गई। एसपीए नामक संस्था का गठन हुआ। 7 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एसपीए का गठन किया, और इनके देखरेख में वहां जन आंदोलन शुरू हुए, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोग जन आंदोलन के लिए नेपाल के काठमांडू शहर में इकट्ठा होने लगे। इस बड़ी जनसंख्या को देखकर जो सैनिक थे, राजा का जो सैनिक थे, वे भी कुछ नहीं कर पाए। वो भी चुपचाप खड़े रह गए। और 21 अप्रैल को 2006 21 अप्रैल को जो यह संगठन था 7 राजनीतिक पार्टियों में, इनके साथ साथ माओवादी संगठन भी मिल गए। और एसपीए के साथ जब माओवादी संगठन भी मिले तो इनकी शक्ति और बढ़ गई। और 21 अप्रैल 2006 को वहां 3 से 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए काठमांडू में, और विरोध करना शुरू किया। और राजा ज्ञानेंद्र के सामने अल्टीमेटम रख दिया, एक डेट फिक्स कर दिया कि आपको इस दिन के बाद अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप स्वयं पद से हटें, अन्यथा हम आपको हटा देंगे। यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस आंदोलन को देखकर राजा ज्ञानेंद्र थोड़ा डर गए, और उन्होंने बेमन से उनके कुछ मांगों को मानने को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो आंदोलनकारी दल थे और जनता थी, नेता थे, उन लोगों ने उनके इस आधे अधूरे मानने को स्वीकार नहीं किया, और उनको 24 अप्रैल का अल्टीमेटम दे दिया कि 24 अप्रैल 2006 को
हम आपको अल्टीमेटम देते हैं कि आप अपना गद्दी छोड़ दें। इसके लिए उन्होंने 3 मांगे रखी राजा के सामने कि संसद को फिर से बहाल किया जाए और जो यह एसपीए जो दल बना है यानी सर्वदलीय सरकार की स्थापना किया जाए, संसद की बहाली की जाए, सर्वदलीय सरकार बने और एक नई संविधान सभा का निर्माण। इस तरह से 3 शर्त राजा ज्ञानेंद्र के सामने रखा गया कि संसद को फिर से बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने और नई संविधान सभा का निर्माण किया जाए। ये 3 शर्तें ज्ञानेंद्र के सामने अल्टीमेटम के साथ रखा गया 21 अप्रैल 2006 और उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 2004 तक ये सारी मांगे हमारी माननी चाहिए, नहीं तो हम आपको जबरदस्ती गद्दी से उतार देंगे। 24 अप्रैल जब आया तो राजा ज्ञानेंद्र को मजबूरीवश अब उसके पास कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि उसके राज सैनिक जितने थे वो उस जन आंदोलन के सामने निसहाय बन गए थे। तो उस राजा ज्ञानेंद्र को मजबूरीवश आंदोलनकारियों के इन तीनों मांगों को मानना पड़ा और आंदोलनकारी जितने एसपीए माने 7 दलों का जो संगठन था और माओवादी नेताओं ने मिल करके गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बना दिया, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री, संसद बहाल हो गया। नई संविधान सभा को बनाने के लिए निर्वाचन के लिए माओवादियों और एसपीए के बीच में समझौता हुआ कि कैसे नई संविधान सभा का निर्माण हो, उसके लिए कैसे चुनाव किया जाए। इस पर दोनों के बीच समझौते हुए और संसद बहाल होने से नए नए कानून बने और राजा ज्ञानेंद्र की सारी शक्तियों को छीन करके कानून बनाकर राजा ज्ञानेंद्र की सारी शक्तियों को छीन करके संसद को दिया गया, निर्वाचित सदस्यों को दिया गया और इस तरह से नेपाल में लोकतंत्र बहाल हुआ पूर्ण रूप से। यह जो संघर्ष है 2006 अप्रैल का, वह नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए दूसरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला आंदोलन राजा वीरेंद्र के समय 1990 के आसपास के दशक में हुआ था, जब अत्यधिक राजतंत्र से हट करके संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। और दूसरा अप्रैल 2006 का आंदोलन, जिसमें पूर्ण रूप से नेपाल को लोकतंत्र घोषित किया गया और आज नेपाल लोकतंत्र की राह पर है। वहां जो राजा है वो नाम मात्र का संसद का प्रधान है, उसकी सारी शक्तियों को छीनकर निर्वाचित सदस्यों के हाथ में आने संसद को दे दिया गया है। इस तरह से नेपाल में हम लोगों ने देखा कि जन आंदोलन के द्वारा कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई। देखिए अगला शीर्षक दिया है बोलिविया का जल युद्ध। बोलिविया का जल युद्ध यह सिद्ध करता है कि किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो जन आंदोलन होते हैं, वही आंदोलन केवल जन आंदोलन नहीं होते, बल्कि कई समस्याओं को हल करने के लिए, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए भी जन आंदोलन होते हैं। यह भी जो है सो एक विराट जन प्रदर्शन का रूप ले लेता है। बोलिविया में पहले जल की आपूर्ति शहरों में नगर पालिका के द्वारा होती थी और नगर पालिका के द्वारा कम दर पर लोगों को आसानी से जल उपलब्ध हो जाता था। बोलिविया
तो वहां की सरकार ने बोल्बिया में पानी का निजीकरण कर दिया। निजीकरण का मतलब होता है किसी कंपनी को या बहुराष्ट्रीय कंपनी को उसने ठेका दे दिया कि यहाँ पर जल की आपूर्ति वही करेगा। और यह काम बोल्बिया की सरकार ने क्यों किया? तो यह काम विश्व बैंक के दबाव में आकर किया बोल्बिया ने। और बोल्बिया की सरकार ने विश्व बैंक के दबाव में आकर नगर पालिका के द्वारा की जा रही जलापूर्ति में से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए जब दबाव डाला, तो उसने क्या किया कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को उसने जल आपूर्ति के लिए ठेका दे दिया। जलापूर्ति के लिए नगर पालिका से हटाकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को ठेका दे दिया। और इस कंपनी ने जल की आपूर्ति में यानी जल के दाम में 4 गुना इजाफा कर दिया तुरंत। वहां कई परिवारों के प्रति महीने की जल की कीमत 1000 रुपए तक आने लगा, 1000 रुपए बिल तक आने लगा, जबकि वहां के लोगों का औसत आय 5000 रुपए थी। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति 5000 रुपया कमाता है और उसको 1000 रुपया केवल जल के लिए चुकाना पड़े तो कितनी बड़ी बात थी। अतः वहां पर जन संघर्ष भड़क उठा। इसमें सन 2000 की जनवरी में यह जन संघर्ष हुआ था। इसमें श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन हुआ। श्रमिक, जो वहां के श्रमिक थे उनके बीच, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच तथा सामुदायिक नेताओं के बीच, ये तीनों लोगों ने एक संगठन बनाया और संगठन बना करके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया और शहर में 4 दिनों का बंद का आह्वान कर दिया। और यह बंद बहुत सफल रहा वहां, लेकिन फिर भी वहां की सरकार ने बातचीत करके इस आंदोलन को बंद कर दिया। कहा कि हम तुम्हारी बात मानेंगे। और 2000 जनवरी का जो प्रथम आंदोलन हुआ तीनों के संधि के द्वारा, श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के बीच जो संधि हुई थी, जिसके द्वारा एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था 2000 जनवरी में, उसको सरकार ने आपसी बातचीत के द्वारा यह कह करके शांत कर दिया कि चलो हम आपकी बातों को मानेंगे, आपके अनुसार कुछ करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से हड़ताल को उसने बंद कर दिया। लेकिन इससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। सरकार ने जनता का कोई भलाई का काम नहीं किया, जो का त्यों समस्या बनी रही। लेकिन फिर कुछ हाथ नहीं लगा इन लोगों को, तो फरवरी में फिर से आंदोलन। जनवरी में जब इसको समझौता करके सरकार ने दबा दिया था, लेकिन आंदोलनकारियों को जब कुछ हाथ नहीं लगा तो फरवरी में फिर से आंदोलन शुरू हुए, जन आंदोलन। लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरता पूर्वक इस आंदोलन को दमन कर दिया, लाठीचार्ज करके, बलपूर्वक करके वहां के सैनिकों ने जन आंदोलन को दबा दिया। यानी दोबारा फरवरी में फिर से दब गया हुआ आंदोलन। लेकिन लोगों की समस्या जब हल नहीं हुई तो कितने दिनों तक उसको दबाया जा सकता है। जन आंदोलन पुनः अप्रैल में शुरू हुआ। जनवरी में पहले शुरू हुआ, समझौता के द्वारा सरकार ने उसको बंद कर दिया था, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हुई तो फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुए। फरवरी में सैनिकों के बल पर उनकी बर्बरता पूर्वक उनको लाठी पीट कर या जैसे भी हो बर्बरता पूर्वक इस आंदोलन को दबाया गया। लेकिन यहाँ भी जब समस्या हल नहीं हुई तो लोग पुनः अप्रैल में, 1 महीना बाद पुनः अप्रैल में फिर से आंदोलन किए, तीसरी बार। और इस बार सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया
मार्शल लॉ एक बहुत बड़ा शक्तिशाली लॉ होता है जिसमें सैनिक किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, मारपीट कर सकता है, जेल में बंद कर सकता है। लेकिन इस लॉ का परवाह किए बिना वहां की जनता सड़कों पर उतर आई। भारी मात्रा में, भारी तादाद में लोग आंदोलन करने लगे और बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को वहां से शहर छोड़कर भागना पड़ा। और इस तरह से तीसरी बार जाकर के इस जन आंदोलन की सफलता हासिल हुई और अब पुनः जो है सो वहां से बहुराष्ट्रीय कंपनी से जो ठेका दिया गया था जल आपूर्ति का, उसको रद्द कर दिया गया। नगर पालिका के द्वारा पुनः जल की आपूर्ति की गई और पुराना जो दर था जल का उसको बहाल किया गया। और इस तरह से बोलिविया का जन आंदोलन ने एक नया रूप लिया और जन आंदोलन के कारण वहां की समस्या हल हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि जो जन आंदोलन होते हैं वो केवल लोकतंत्र की स्थापना के लिए नहीं होते, बल्कि लोकतंत्र में विभिन्न तरह के लोगों के समस्याओं को हल करने के लिए भी जन आंदोलन होते हैं, जैसा कि बोलिविया में हुआ। हो गया ना। अब अगले दिन हम लोग लोकतंत्र और जन संघर्ष पढ़ेंगे। ये हो सकता है आपका समर वैकेशन आज से बंद हो जाए, जब होगा खुलेगा तो फिर आगे देखते हैं।